हाँ, नमस्ते संतोष कुमार जी। आप ओखला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना चुनावी अभियान चलाया। आपको इसके लिए बहुत बधाई। हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में एक पॉइंट लिखा था कि हम राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए, क्या मतलब है इसका? देखिए, हम नहीं मानते कि लोग सांप्रदायिक हैं। हमारे संगठन का मानना है कि ये जो आतंकवाद है ये राजकीय आतंकवाद है। लोग तो सब तीज त्योहारों में एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, और ये जो सांप्रदायिकता का एजेंडा ये अंग्रेज़ों का एजेंडा था। जैसे उनका तरीका था कि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाओ और राज करो, वही एजेंडा आज तक कंटिन्यू हुआ है। आज हमारे देश के चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या और कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसी हथकंडे को इस्तेमाल करती हैं अपने वोट बैंक की राजनीति को सिद्ध करने के लिए। और ये जो राजकीय आतंकवाद का कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जो संस्थान बनाए गए, वो सांप्रदायिकता के आधार पर बनाए गए हैं। ये सेकुलर और कम्युनल, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। शासक वर्ग को जब अपना इस्तेमाल करना पड़ता है, सेकुलर को तो सिक्के को ऐसे घुमा देते हैं, या अगर उसको कम्युनल का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ऐसे घुमा देते हैं। तो ये हमारे स्टेट का एक चरित्र है, और ये इसी तरीके से लोगों को बांट के, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो या और कई राजनीतिक पार्टियां जो इसी आधार पर अगर मैं ठीक से आपको समझा हूं तो आपका कहना है कि सिर्फ भाजपा ही सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी मतलब इस तरह की सांप्रदायिकता को यूज करके लोगों को फूट डाल के रखते। जी बिल्कुल। अगर थोड़ा और मैं बोलना चाहता था कि जिस तरीके से अगर 80 का दशक आप देखेंगे, 80 के दशक में हर जो दाढ़ी वाला, जूड़ी वाला, जो पगड़ी है, मेरा मतलब है कि जो सिख कम्युनिटी था, इस तरीके से प्रचार स्टेट द्वारा फैलाया गया कि वो आतंकवादी है। 90 के दशक के बाद आप देखेंगे कि हर वो मुस्लिम या टोपी पहनने वाला मुस्लिम आतंकवादी है। तो स्टेट को जो चाहिए, जिस वक्त चाहिए, वो उस वक्त सिख आतंकवादी भी कहीं बना देता है, कहीं पर वो मुस्लिम आतंकवादी बना देता है, और सही मायने में कोई लोग आतंकवादी नहीं है। ये हमारा इंडियन स्टेट जो है, हिंदुस्तानी जो राज्य है, असलियत में ये आतंकवाद को जन्म देता है और ये फैलाता है उसको। अच्छा, यहाँ दिल्ली में तो 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, अभी तो उनका डामाडोल हो गया रिजल्ट। तो आप, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी? आपका क्या मानना है? जी, 15 साल कांग्रेस ने राज किया, उससे पहले भाजपा ने राज किया, और कोई भी जो लोगों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। देखना ये है कि जो भी सरकारें बनती हैं वो वही करती हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीवादी ताकतें चाहते हैं। अगर वो रिलायंस, टाटा या तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो वो जो चाहते हैं, उनके हित में सारी नीतियां बनाई जाती हैं, उनके हित में सारी नीतियां चलाई जाती हैं। चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, या किसी भी चीज़ को आप उठाएंगे तो उनके पीछे उनका हित छुपा होता है। ऐसे में कोई अगर नई सरकार भी बनती है तो उनको भी उन्हीं एजेंडे को पूरा करना पड़ेगा। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं एजेंडों को उनको पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है उनको थोड़ा, जैसे जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त ये सीधा सीधा किसी चीज़ को प्राइवेटाइज कर देते थे, जैसे मॉडर्न फूड हुआ, बाल्को हुआ, नाल्को हुआ, उसको करते थे। पर यूपीए गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा परिवर्तन किया, उसके अलग अलग हिस्सों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, अलग अलग हिस्सों को ठेके पे देना शुरू कर दिया। तो ये एक बदलते दौर में निजीकरण का बदलता स्वरूप था, पर था वो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा लागू करने के लिए, जो हर संस्थानों को लागू किया गया, प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया। अब जैसे अभी बिजली का हुआ था, जैसे उस वक्त पानी का हो रहा है, और कई तमाम चीज़ें अभी चल रही है इसमें, पानी का भी प्राइवेटाइजेशन। ओके। एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि आप लोगों के चयन के अधिकार का समर्थन करते हैं। ये चयन का और चुनने का अधिकार, ये क्या है? इसमें ये बहुत अहम सवाल है। इसमें जिस प्रकार से अगर हम मानते हैं कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, अपने उम्मीदवारों को चुनने का हक लोगों को होना चाहिए। पर हमारे देश में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी या सो कॉल्ड आप लोकतंत्र बोलते हैं, इसमें जो उम्मीदवारों का चयन पार्टियां करती हैं, कांग्रेस, भाजपा, वो लोगों के ऊपर थोप देती है कि उनकी कौन उम्मीदवार होंगे, और फिर जब वो उम्मीदवार जीतते हैं तो वो ज़्यादा ऑनेस्ट, ज़्यादा ईमानदार, अपने कांग्रेस का है तो कांग्रेस के प्रति ईमानदार होगा, भाजपा का है तो भाजपा के प्रति ईमानदार होगा। जिन्होंने वोट दिया वो लोग उस लोकतंत्र से, उस तंत्र में से ही गायब हो जाते हैं। वो अकेला सिर्फ तंत्र, पूंजी तंत्र बनकर रह जाता है। तो हम मानते हैं, अपने संगठन बतौर लोकराज संगठन ये मानता है, जब तक आप चयन करने की प्रक्रिया लोगों को नहीं देते हैं,
तब तक वापस बुलाने का भी अधिकार नहीं हो सकता है। मेन बात है कि हम किसको चयन करते हैं। जब चयन करते हैं, जैसे बहुत सारा ये बात आती है कि आप ईमानदार उम्मीदवार को चुनो। ईमानदार उम्मीदवार आप किसको कहेंगे? मैं किसी ईमानदार को उस राज्य व्यवस्था में भेज सकता हूँ, जीत के वो भी बेईमान बन जाए। आपके पास क्या सोर्स है उसको ईमानदार रखने के लिए? तो जब तक आप इस सिस्टम के अंदर एक नया तंत्र बनाने की हम जैसे कोशिश कर रहा है लोक राज संगठन कि लोग अपने उम्मीदवार को खुद चुने और खुद चुने, और अगर वो काम नहीं करता तो उसको वापस बुलाने का अधिकार है। ये 10 साल से लोक राज संगठन इस बात को उठाता रहा है। बेशक आज कई पार्टियां ये कह रही हैं कि उतारने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, पर सही मायने में चयन करने का अधिकार वो नहीं देते हैं। उनकी अपनी कमेटियां हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा या और कोई पार्टी है, उनकी अपनी कमेटियां हैं जो खुद ही चयन करती हैं। तो इन सभी पार्टियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता था आपसे कि ये जो मतलब आजकल बहुत बात होती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, कौन कितना पैसा किसको दे रहा है। तो धन बल सबको मालूम है कि चुनावों में बहुत तेजी से यूज होता है, करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं पार्टियों द्वारा और उम्मीदवारों द्वारा। और आपका क्या समझ है कि धन बल को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा सिस्टम बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, पहले काले अंग्रेज राज करते थे, अभी पहले गोरे अंग्रेज राज करते थे, अभी काले अंग्रेज राज करते हैं। ये सिस्टम इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें धन बल ही सर्वोपरि होगा और उसी तरीके से इसको चलाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम में कोई भी बिगड़ धन बल के इस सिस्टम में जीतना, मतलब मैं कहूँगा कि वो एक अपवाद है कि मतलब हजारों में या 540 जो 500 हमारे एमपी हैं या 70 जो हमारे एमएलए, अगर इसमें कोई एक बंदा चुन के भी आ जाता है वो भी मुश्किल तो पहले तो वो एक अपवाद है कि 70 में से कोई एक आ जाए, फिर वो कोई भी नीतिगत परिवर्तन नहीं कर सकता है या वो नीतियां बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक बंदा है। और जो सिस्टम चलता है, बाय द वे, आप एमएलए चेंज कर सकते हैं, एमपी चेंज कर सकते हैं, पर आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे चेंज करेंगे जिसे अंग्रेजों ने बनाया, जिस तरीके से हर स्टेप पे, हर स्तर पे उसी करप्शन का सामना करना पड़ता है, उन्हीं नेताओं का सामना करना पड़ता है, उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस सिस्टम में ईमानदार लोग जीत सकते हैं, पर ऐसा चाहें कि वो कुछ कानून बना सकते हैं या लोगों के हित में काम कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है। आपके संगठन ने एक प्रस्ताव या एक विचार सामने रखा है कि क्यों ना ऐसा हो कि कोई भी उम्मीदवार एक पैसा भी खर्च ना करे और राज्य व्यवस्था ही सबको बराबरी का समय दे, बराबरी का प्रचार करने का माध्यम प्रोवाइड करे, ताकि सबका इक्वल तरीके से वो प्रचार कर सकें। इसके बारे में आप क्या? ये हमने मांग उठाई है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग, ये पार्टीवादी जो नेता हैं, उनसे लोग दुखी हैं। ऐसे में ये अच्छी शुरुआत है कि लोग अपने खुद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं जो समाज के प्रति चेतनशील हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लेके आना चाहते हैं। तो हमारा ये मांग है कि सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जितना पार्टी के उम्मीदवार को समय मिलता है या उसको जितना समाधान दिया जाता है, मतलब उनको जितना सपोर्ट किया जाता है, उतना ही हमें जो व्यक्तिगत उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, सबको सारी सुविधाएं सबको बराबर मिलनी चाहिए। अभी होता है क्या है कि अगर कांग्रेस के आपको, तो कांग्रेस, भाजपा या बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो आपको हर सुविधा मिलेगी, टीवी पे भी समय मिलेगा आपको अपने वक्तव्य को, भाषण को रखने के लिए, और जब आप इलेक्शन कमीशन जाते हैं वहाँ पर भी आपके आगे पीछे घूमते हैं। पर जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वो उसको हर समस्या का सामना करना पड़ता है, फॉर्म भरने से लेकर, टीवी से लेकर या और तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वो जो कहते हैं कि सारे उम्मीदवारों को हम बराबर समय देते हैं या बराबर देखभाल करते हैं, वो ढकोसला है। रियली मायने में वो बिल्कुल ऐसा इलेक्शन कमीशन से लेके, सरकार से लेके कहीं पर भी नहीं होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी आप इस काम को जारी रखेंगे।